गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जोश और इंसानियत के साथ अपने कर्म में लगे होंगे। तो चलिए, ये पार्ट सेकंड है क्लास 8 का चैप्टर 5 का। द अपराइजिंग स्प्रेड्स, मतलब जो उस समय म्यूटनी था, जिस समय जो रिवोल्ट था, वो देखिए किस तरीके से स्प्रेड कर गया। आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना हम लोग को ये चाह रहा है कि देखिए, उस समय जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था हमारे इंडियन लोगों के बीच, वो उतना फास्ट नहीं था जिस तरीके से आज है। इवन जब ब्रिटिशर्स के हाथ में होने की वजह से जो और भी अदर वेज था, वो उतना इफ़ेक्टफुल नहीं था, जिसकी वजह से एटलीस्ट 1 वीक लग गया ब्रिटिश से, दिल्ली से इंडिया के अलग अलग कोने में इस न्यूज़ को स्प्रेड होने में कि देयर इज़ अ म्यूटनी हैज़ टेकन प्लेस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट्स म्यूटेंट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन द अदर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट्स दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। ये क्या कहना चाह रहा है? ये हम लोगों को बताना चाह रहा है कि नोडल पॉइंट के रूप में किसको कंसीडर किया जा रहा है। तो जहाँ पर ये आंदोलन शुरू हो रखा है, और वो वैसे नोडल पॉइंट्स कौन कौन से जगह हैं? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एक्सेट्रा। कुछ क्षेत्रीय भी थे, जैसे आरा में, देवघर में, जगदीशपुर में, आपको जौनपुर में, इन सारे जगह पर क्षेत्रीय भी आंदोलन हो रहे थे। और इनको कौन ज्वाइन करते हैं? ट्रूप्स। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रूप्स एंड फार्मर्स वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिपोए हुआ करते थे वो फार्मर्स फैमिली बैकग्राउंड के हुआ करते थे। तो अगर कोई पॉलिसीज फार्मर को इफ़ेक्ट करता था तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिपोए को भी इफ़ेक्ट करता था। अगर सिपोए को कोई पॉलिसी इफ़ेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको फार्मर को भी इफ़ेक्ट कर रहा था। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन रहा था। आफ्टर देम द पीपल फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रेवेलियन एंड रैलिड around the local leaders, zamindars and the chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। ये क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली आपको ये चीज़ पता होगा कि उनकी पॉलिसीज़ जो है सभी को इफ़ेक्ट किया था, लाइक ट्राइबल, जमींदार्स, लोकल लीडर्स, और उसके साथ साथ जो गांव के लोग थे उनको, बिकॉज गांव के लोग जनरली कौन थे? फार्मर थे, और उनका रेवेन्यू टैक्सेस बहुत हाई था, तो एवरी वन वॉज हैविंग डिसकंटेंट। उसकी वजह से क्या हुआ? रेवोल्यूशन में सभी लोग साथ दिए। Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrisons from the city। नाना साहब कौन थे? तो पेशवा बाजीराव सेकंड के पिताजी थे। नाना साहब एक एडॉप्टेड सन थे। किस एरिया में? कानपुर में। और उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो ब्रिटिश का गैरिसन हाउस था उसको कहीं ना कहीं, गैरिसन सिटीज़ था, उसको एक्सपेल करते हैं। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। वो अपने आप को पेशवा के रूप में घोषित करते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। वो खुद को बहादुर शाह जफर के अंदर जो है गवर्नर के रूप में उद्घोष करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उस समय नेशनल फिगर थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये वंशज थे मुगल के, और मुगल हमारे देश में बहुत दिनों से राज कर रहे थे। लखनऊ के एरिया में अब हम लोग आते हैं। दिल्ली से कानपुर है, कानपुर से अब लखनऊ आते हैं। इन लखनऊ बर्जिस कादर, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वजीद अली शाह, वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। जो बर्जिस कादर थे वो न्यू नवाब घोषित होते हैं। किनके पुत्र थे? तो नवाब वजीद अली शाह के। ये क्वेश्चन एक्चुअली बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सो काइंडली वो रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंस है
क्यों पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, उसके पीछे इम्पोर्टेंस होता है, उस इम्पोर्टेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ही टू एक्नॉलेज द सजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर, ये भी बहादुर शाह जफर के अंदर अपने आप को गवर्नर घोषित करते हैं। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनकी मदर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड सी वॉज अ वेरी एक्टिव क्वीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रेबल सिपोइज एंड फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे। तो झांसी में कौन कौन हो गए, तो एक तो फार्मर्स थे इन सपोर्ट, अदर द किंग, डैट मीन्स रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पर थी, उसके साथ सिपोइज भी मिल गए। तो 3 कंबाइंड फोर्सेस वो फाइटिंग। अनदर तात्या टोपे भी थे जो कि नाना साहब के जनरल थे, ही वॉज ऑल्सो देयर। तो 4 फोर्सेस वर कंबाइनली फाइटिंग देयर। इन मांडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामनगर रेज्ड and led an army of 4,000 against British who had taken over the administration of her state. इधर आप देख रहे हैं कि मांडला जो जिला है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मांडला रीजन का जो एरिया है वहाँ पर भी एक और छत्राणी नाम है रानी अवंतीबाई लोधी रामनगर की, जिन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना लड़ाई लड़ी हैं। और जनरली हम लोग अवंतीबाई लोधी को नहीं जानते हैं, इसे जानना चाहिए और आप इसे ध्यान में रखिएगा। अनदर फैक्ट है, द ब्रिटिश वर जेंटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेस। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमारी संख्या जो है ज़्यादा था इन फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। दे वर डिफीटेड इन a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take plunge and join the uprising. ये क्या हुआ, the moment the Indians were finding that कि हम लोग उन पे हावी पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकरेज दिया कि नहीं, अब तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ देना है। तो दिस वाज द थिंग, अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपराइजिंग डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पार्टिकुलर। ये बर्जिस कादर वाले जगह पे, जहाँ पर लखनऊ वाले रीजन में ये विशेष करके ये जो सीन था वो लोगों के बीच फैला। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाउंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टेटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश। अब 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टेटलर जो हैं वो अपने कमांडर इन चीफ को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं, आवर मेन आर काउड बाई नंबर्स अपोज टू देम एंड इलनेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस। ये अपने दर्द को बयां करते हैं कि देखिए किस तरीके से हम डरे हुए हैं, और बेसिकली वो ये भी कहते हैं कि जो ज़मींदार हैं वो भी हमारे अगेंस्ट चले गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों को मदद किया करते थे। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे नए लीडर भी आए। अहमदुल्ला शाह मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद प्रोफेसाइज्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड। अहमदुल्ला शाह जो हैं फैज़ाबाद के, वो क्लियर कट कहते हैं कि जल्द ही इनका ब्रिटिश शासन जाने वाला है। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. ये जो लोगों के बीच है मैसेज को स्प्रेड करके एक भारी संख्या में जो है सपोर्टर्स जो युद्ध लड़ सके उनको तैयार करते हैं, बनाते हैं। He came to लखनऊ to fight this British. ये फैज़ाबाद से लखनऊ तक आते हैं ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इन दिल्ली। A large number of Ghazis और religious warriors came together to wipe out the white people. That means जो मुस्लिम्स लड़ाकू थे, रिलीजियस कम्बिनेशन में रखते थे, उनको गाजिस बोल रहे हैं, वो लोग भी दिल्ली में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए। बख्त खाना सोल्जर फ्रॉम बरेली took the charge of a large force of fighters who came to Delhi.
दिल्ली में कौन जो है वो लीड कर रहा है एज ए सोल्जर, तो वो हैं बखत खान। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीलिम्स में जनरली यूपीएससी, पीसीएस हर टाइप के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द अपराइजिंग। ये एक की मिलिट्री लीडर बन गए इन बिहार। द ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइंड द रेबल सिपोइज and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि leaders and fighters, everyone was converting into a fighter against whom Britishers, because everyone in some or the other manner have some kind of discontent. अब देखिए, अब इसका रिपरकशंस तो दिखेगा। तो अगेन द कंपनी फाइट बैक्स. Unnerved by the scale of evil, the company decided to repress the revolt with all of its might. ये जान रहा था कि अगर हमसे इंडिया चला गया तो और भी कंट्रीज़ में रिवॉल्ट शुरू होगा और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रभुत्व है, संप्रभुता है पूरे देश, पूरे विश्व पर, वो ख़त्म हो जाएगा. इट ब्रॉट reinforcement from the England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm center of revolt. इन्होंने न्यू लॉ लाए, इंग्लैंड से बहुत सारे रेनफोर्समेंट लाए, डैट मीन्स लड़ाकू लाए, अम्यूजमेंट लाए, बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से जो स्टॉर्म सेंटर्स थे, डैट मीन्स जहाँ पे रिवॉल्ट बहुत कड़क रूप से ले रखा था, उसको कैसे शांत किया जाए. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857. याद रखिएगा, सितंबर में 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिए. द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन द कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. जो लास्ट रूलर थे उनको कारावास में डाल दिया गया और लाइफ मतलब जीवन बंदी दे दिया गया. He and his wife Begum Jannat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. और इनको मतलब कि अक्टूबर में, सितंबर में दिल्ली को कैप्चर किया जाता है और अक्टूबर में जो है जन्नत महल और बहादुर शाह जफर को, दोनों लोगों को रंगून के प्रिजन में, जेल में बंद कर दिया जाता है. बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862 और अक्टूबर नवंबर, देखिए मंथ सेम है बट ईयर इज़ डिफरेंट. 1862 में बहादुर शाह जफर शहीद हो जाते हैं. आगे मूव करते हैं. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट अपराइजिंग डाइड डाउन आफ्टर पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट द बैटल द ब्रिटिश. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भले ही यहाँ के राजा को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, जेल में बंद कर दिया था, लेकिन जो डिसकंटेंट था वो कहीं ना कहीं लोगों को बीच था और वो डिसकंटेंट को सप्रेस करने में अंग्रेज़ों को 2 साल लगे. लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858. लखनऊ कब? 1858 में. दिल्ली कब? सितंबर 1857 में. याद रखिएगा, लखनऊ मार्च 1888. आगे बढ़ते हैं. रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858. अब आप कैसे इसको याद रखिएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई छाजा, तो छाजा से याद रखिएगा जून में. लखनऊ इधर था तो लखनऊ के तरफ मार्च किए थे ये लोग, तो मार्च में 1858. अ सिमिलर फेट अवेटेड अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई. इनिशियली विक्ट्री ओवर द खेरी, चूज टू एम्ब्रास द डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम ऑल साइड्स. हमारी छत्राणी शहीद हुई, रानी अवंतीबाई, जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई हुई, लेकिन ये अपने आप को खुद से डेथ का शिकार बनाई, मृत्यु के घाट चढ़ गई. तात्या टोपे escaped through the jungles of the central India and continued to fight guerrilla war with the support of many tribal peasant leaders. What this indicates, ये कहना चाह रहा है तात्या टोपे तो सेंट्रल इंडिया भाग गए और वहाँ से इन्होंने ट्राइबल्स की मदद से और लोकल फार्मर्स की मदद से गुरिल्ला वार के रूप में लड़ाइयाँ लड़ते रहे. दिस ऑल्सो हिंट्स आउट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स
इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ इमेंस। तो आप इसको याद रखिएगा, जगह जगह से जोड़िएगा। जैसे हमारे यहाँ पर जो जगदीशपुर वाला एरिया था, वहाँ पर कहीं ना कहीं हो और राजमहल की पहाड़ियों के जो ट्राइबल्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। हम लोग आगे मूव करते हैं। ही वॉज कैप्चर्ड एंड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। ये भी 1859 में पकड़े जाते हैं और इनको भी ये लोग मौत के घाट उतार देते हैं। Just as victorious against the British had earlier encouraged uprising, the defeat of the rebel forces encouraged desertion. एक साइड अंग्रेज इससे उत्साहित होते हैं कि हमने रिकैप्चर कर लिया, और दूसरे साइड हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहीं ना कहीं अपने आप से काफ़ी डिसहार्टेंड एंड डिजर्टेड थे कि हमने युद्ध खो दिया। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड their best to win back the loyalty of the people। ये क्या, ब्रिटिश जो है वो कहीं ना कहीं अगेन जिस तरीके से इन्होंने ज़मींदारों को अपने कब्जे में कर रखा था मेंटली, तो ये सोच रहे थे कि फिर से सोसाइटी पे सेम काइंड ऑफ लॉयलिटी को हम रीगेन कर लें। दे अनाउंस्ड रिवार्ड टू द लॉयल लैंड होल्डर्स who would be allowed to continue and enjoy the traditional rights over their lands। इन्होंने अवार्ड के साथ साथ जो ट्रेडिशनल राइट था जमींदार्स का उसको रिटर्न करने का को बोला। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड टू दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश दे हैड नॉट टू बी किल एनी व्हाइट पीपल, दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू द लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आप हमसे मिल जाइए और जिन्होंने अंग्रेज़ों को नहीं मारा है उनका राइट्स सेफ गार्डेड रहेगा, एंड एट द सेम टाइम देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ हार्म्स। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपोज रिबेल्स, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। बहुत सारे नवाब राजा को इन लोगों ने फांसी पर उसके फंदे पर चढ़ा दिया। आफ्टर मट व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस 1857 फ्रॉम दियर साइड? लेट्स जस्ट लेट to know it. The British had remained controlled. The British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore। क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि 1857 में जो युद्ध हुआ उससे इनको ये सबक मिला कि हम लोग जिस तरीके से 1857 के पहले रूल करते थे इंडियन पर, उसी संदर्भ में रूल नहीं कर सकते। दे चेंज देयर पॉलिसीज एंड लेट्स सी दोज पॉलिसी गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। द फर्स्ट चेंज किया है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। ये कहना ये चाह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर के डायरेक्ट ब्रिटिश रूल क्राउन के हाथ में चला गया, और उन्होंने ये इंश्योर करने को बोला कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया के मैटर पर। अन मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो ये कहना ये चाहते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट जो थे उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाए गए और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इंडिया के गवर्नेंस के लिए। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम एंड कॉल द इंडियन काउंसिल। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको एक काउंसिल मिलेगा जिस काउंसिल का नामकरण हुआ इंडिया काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन अ टाइटल ऑफ वाइसराय दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक टाइटल दिया गया, उसको बोला गया वाइसरॉय। एंड वाइसरॉय के कौन थे? ये डायरेक्टली पर्सनल रिलेशनशिप के रिप्रेजेंटेटिव थे किसके? क्राउन के। दिस मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिया फॉर रूलिंग ऑफ इंडिया। और ये जो है इंडिया में ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उसके जिम्मेदार रहेंगे। हम लोग आगे मूव करते हैं। जो सेकंड इसका पॉलिसीज चेंज था वो देखते हैं।
All the ruling chiefs of the country were assured that their territory would not never be annexed in future. जितने भी राजा थे हमारे उनको ये इंश्योर किया गया कि आपके टेरिटरी को नहीं लिया जाएगा. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs, including their adopted son. However, they were made to acknowledge the British Queen as sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. इनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले आ रहा था कि इधर अगर कोई राजा एडॉप्टेड सन भी ले रहा है तो वो चलेगा, एंड उनकी जो धन है, ज़मींदारी है, वो उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा. बट एट द सेम टाइम उनको ब्रिटिश क्राउन को हेड समझना है, पैरामाउंट समझना है, एंड ब्रिटिश क्राउन जो है एक सोवरेन के रूप में काम करेगा इनके लिए. एंड दिस जो ज़मींदार हैं एंड एट द सेम टाइम किंग हैं, वो कहीं ना कहीं एक सबऑर्डिनेट के रूप में ब्रिटिश क्राउन के काम करेंगे. थर्ड, it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. और ये जो है 2:5 के रेशियो में कर दिया गया था पील कमीशन के अंतर्गत. ये आपको पता होगा कि ये क्यों किया जा रहा था. और इसलिए किया जा रहा था कि they were losing the trust from the soldiers who were belonging to Ganga Yamuna Doab. It was also decided to, instead of recruiting the soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers will be recruited from among Gorkhas, Sikhs and Pathans. ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिस तरीके से इनको लगा कि हमने लॉयलिटी खो दिया है, जो सोल्जर्स बिलोंग कर रहे हैं बिहार से, अवध से, सेंट्रल इंडिया से एंड साउथ इंडिया से. क्यों? क्योंकि समवेयर इन द नॉर्थ इंडियाज़ these were belonging to the farmers, और फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत घटिया नियम कानून बना रखा था. तो ये जान रहे थे कि अगर हमें रेवेन्यू चाहिए तो हमको तो फार्मर से रेवेन्यू लेना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम दैट विल अफेक्ट द कॉज एंड कंसर्न ऑफ दिस ट्रूप्स. तो इस सिपोइज को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था, तो इनसे डर था. तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग द सोल्जर्स फ्रॉम गोरखास, सिख्स एंड पठान्स, क्योंकि ये कंपेरेटिवली लेस डिसकंटेंट में रहते थे, हिलीज एरिया से बिलोंग करते थे, एंड एट द सेम टाइम रिलीजियस आइडेंटिटी मेजोरिटी से थोड़ा भिन्न था. फोर्थ, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड एज सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी. ये इनको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इनके प्रति ये ज़्यादा सस्पिशंस में रहते थे मुस्लिम्स के प्रति. द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपराइजिंग इन अ बिग वे. हम लोग देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ दी और मोस्ट ऑफ दी जो राजा थे वो कहीं नहीं, और मुग़ल रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम थे, तो उनको एक डिसकंटेंट था, और उन लोगों को ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो हैं इस रिवोल्ट के लिए वो मुस्लिम्स हैं. हम लोग आगे मूव करते हैं 5th नंबर पे. The British decided to respect the customary religious and social practices of the people of India. ये इनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो इमीडिएट कॉज बना था कार्टिलेज को लेकर के, कि उसमें गाय और सूअर के चमड़ी का इस्तेमाल किया गया, वो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था. और कहीं ना कहीं जो इन्होंने 1856 में वो लॉ बना दिए थे कि यू हैव टू क्रॉस द एरिया, समुद्र, तो वो भी कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस था उसके अगेंस्ट था, और बहुत सारे नियम लाए गए थे जो जैसे ट्राइबल्स के लिए भी उनके जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम था उसको सिंह बोंका वगैरह जो भगवान थे मुंडा समुदाय के और आंसू समुदाय के, उनके भी प्रेस्टीज को कहीं ना कहीं ठेस लगा था. एंड एट द सेम टाइम मशीनरीज, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कंटेंट था, जो इनको समझ में आया कि दे विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस एंड कस्टमरी सोशल प्रैक्टिसेस. Let's move the 6th one. Policies were made to protect landlords and zamindars, and they were given the security of rights over their lands. कहीं ना कहीं फिर जमींदार के लिए उनके जो राइट्स हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने नियम बनाए. Thus a new phase of history began after 1857. और इस तरीके से एक नए फॉर्म का नई गवर्नेंस के रूप में 1857 के बाद इंडिया की हिस्ट्री में एक बदलाव देखने को मिलता है. एक खुद अपराइजिंग आप खुद से पढ़िएगा ताकि आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. और जो
मेरी कोशिश है वो यही है कि आपके अंदर जो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आईक्यू डेवलप हो सके, ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में बेहतर परफॉर्म कर सकें। एंड एट द सेम टाइम मेरी एक सुझाव रहेगी, अभी समय है तो मैं आपको 1-2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ बात को। एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे इंडिया के अंदर, जिसको कल पार्लियामेंट में सुधा मूर्ति जी ने उठाया है। आप इस बात को हर जगह स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंसियर है और सीरियस भी है। वो क्या है, आप और हम सब जानते हैं अपने जीवन में माँ का रोल, कि माँ क्या होती है। उन्होंने इस बात को उठाया है कि हमारे देश में अभी सर्वाइकल कैंसर एमंग द वुमेन्स इन द लैटर पीरियड ऑफ एज, डैट मीन्स जब वो 50 से ऊपर बढ़ती हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उनका एक कंसर्न था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देयर इज़ अ वैक्सीन ऑफ सर्वाइकल कैंसर फॉर द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स एज गर्ल, और अगर इसे वैक्सीनेशन को लिया जाए तो ये क्योर हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। तभी तो ये कहा गया है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उन्होंने इसमें ये भी बात कहा है कि उनके फादर डॉक्टर थे, तो एक हॉस्पिटल में अगर एक लेडी मरती है या गर्ल मरती है तो बस ये काउंट हो जाता है कि देयर इज़ वन मोर डेथ, बट इन ए फैमिली याद रखिएगा बच्चों की एक माँ चली जाती, हो सकता है एक मर्द पुरुष दूसरा शादी कर ले, लेकिन कतई ये संभव नहीं है कि उनके बच्चों के लिए दूसरी माँ आ जाए। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि माँ का जो कर्तव्य है, माँ का जो ऋण है, वो हम सब नहीं चुका पाएंगे। और हमारी इस प्रयास से कि हमारी इस चीज़ का जो संवेदना है पार्लियामेंट तक रिफ्लेक्स होकर के जाएगा कि दिस इज़ द डिमांड ऑफ आवर पीपल, कि एवरी गर्ल ऑफ इंडिया शुड गेट दिस वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम लोग उतने कैपेबल हैं। तो इससे न जाने कितने बच्चों और कितनी फैमिली के माँ बच जाएंगी, क्योंकि एक कैंसर हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ख़ास करके ये वीडियो आप ज़रूर स्प्रेड करें लोगों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें और वो इसको वैक्सीन को ले सकें। एक और भी चीज़ विजडम ट्री आप लोग के साथ शेयर करना चाहेगा, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि हमारे देश में देवियों का बहुत महत्व रखा गया है, लेकिन आज प्रैक्टिस में वो लूज़ होता चला जा रहा है। आज ही नहीं, गुप्ता पीरियड से ही लॉस्ट होता चला जा रहा है। आप सबको फिर से विजडम ट्री ये चीज़ याद दिलाना चाहता है कि जिस धरती पे, जहाँ पे देवी का, माँ का इज्जत होता है, सम्मान होता है, भगवान का वास वहीं होता है, भगवान का आवास वहीं होता है। तो आप सबसे ये विनम्र आग्रह है कि खास करके ये कैंसर वाली बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और आपकी ये प्रयास न जाने कितने बच्चों की माँ और कितने पुरुषों की धर्म पत्नी को जिंदा रखेगा। हम सब अपनी माँ की कीमत पहचानते हैं। हमारी इस कोशिश से कितने बच्चों के आंसू और ममता का छाया मिलता रहेगा। धन्यवाद फॉर लिसनिंग दिस विजडम ट्री। थैंक यू।